आप लोग? बढ़िया। तो बच्चों लोग आपके पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में आपने क्या देखा कि एनर्जी कितने टाइप्स की होती है और काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे पता लगानी है तो वो कैसे उसका फॉर्मूला बनाया जाता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या देखा था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², है ना। अब आज हमें बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी, देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है ये हमने हमारे पिछले वीडियो में समझा था कि अगर आप कहीं बैठे हुए हो, आपके अंदर एक एनर्जी है, उस एनर्जी को जनरली हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इसकी फॉर्मूला कैसे बनाई जाए और क्या इफेक्ट आएगा अगर कोई बॉडी मूव करेगा तो? देखो अब आपकी पोटेंशियल एनर्जी, देखो जनरली आप जब बैठे हो ना तो आपके पास एनर्जी है, बट वो एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो है। क्यों भाई? अभी जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ और मेरा फोन जो है मुझसे तकरीबन 3 कदम दूर खड़ा है। अब मैं यहाँ से क्या उसको धक्का मार सकता हूँ? नहीं ना, पहुंच ही नहीं रहा, मेरा हाथ पहुंच ही नहीं रहा। इसका मतलब कि मेरी एनर्जी जो है वो एक लिमिट में आके अप्लाई हो सकती है, आउट ऑफ लिमिट नहीं। तो इसलिए जब मैं खड़ा हूँ, जब मैं बैठा हूँ तो बोलूँगा मेरी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो है। अच्छा, अब अगर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाना, देखो पोटेंशियल एनर्जी जनरली बेटा दो चीज के कारण होती है, या तो ग्रेविटेशन के कारण या तो स्प्रिंग के कारण। आप जब स्प्रिंग को खींचते हैं तो स्प्रिंग वापस जाने की कोशिश करती है ना। तो उसके अंदर जो एनर्जी बन रही है, जो स्प्रिंग को पीछे खींचती है, उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बट आपके सिलेबस में फिलहाल स्प्रिंग एनर्जी से हमें कोई भी लेना देना नहीं। अब हम जो बात करने वाले हैं वो है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। किसकी? ड्यू टू ग्रेविटी। देखो अब एक चीज ऑब्वियस है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाई थी, अगर मैं आपके ऊपर कोई चीज रखूं आपको वजन लगेगा, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स से तो वजन लगेगा, लेकिन आपको चोट नहीं पहुंचेगी। अगर मैं वो चीज आपके थोड़ा ऊपर से फेंकूं तो आपको हल्का सा कुछ टच हुआ, जैसे कोई कबूतर आता है टच करके जाता है ना, ऐसा लगता है टच हुआ। अगर मैं और ऊपर से फेंकूं तो हल्का सा लगेगा, आउच। लेकिन अगर मैं बहुत ऊपर से एक नारियल फेंकूं तो आपका सर फूट सकता है, आपको चोट लग सकती है ना, बहुत कुछ हो सकता है। सो ये क्या हो रहा है कि हाइट बढ़ाने से आपको चोट लगना बढ़ती जा रही है। क्यों? बिकॉज जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होते जा रही है वैसे ही वैसे ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी। तो हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं जिसका मास है m और उसको फिलहाल हमने ग्राउंड पे रखा हुआ है। किधर रखा हुआ है? ग्राउंड पे। अब मतलब इसको उठा के मैं ले जाता हूं ऊपर, ये ऑब्जेक्ट को उठा के मैं यहां तक लेके आ गया। सपोज करो कि ये जो हाइट है ये है h मीटर्स। कितनी हाइट है? h। अच्छा, अब देखो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध ऑपोजिट में मुझे ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जाना है। इसका मतलब मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी। क्या ये ऑटोमेटिकली जाएगा? हवा में जाएगा? नहीं ना। अरे यार, इसको अर्थ नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। तो अगर मुझे इसको ऊपर लेके जाना है तो मुझे एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, चाहे मैं खुद करूं चाहे मैं किसी मशीन से करवाऊं, लेकिन एनर्जी तो लगानी पड़ेगी। अच्छा, एनर्जी लगा रहे हैं या इसका मतलब हुआ फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, फोर्स लगाने से डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ये यहां से यहां आ गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि वर्क इज बीइंग डन इन ब्रिंगिंग एन ऑब्जेक्ट of mass m from ground to a height h, है ना। h मीटर की हाइट पे, इसको h मीटर बोल देते हैं, ठीक है। तो वो वर्क डन कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स की फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है? ma
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट की जगह पे h लिख सकता हूं? बिल्कुल। अच्छा, अगर ग्रेविटेशन के रिलेशन में कोई ऑब्जेक्ट ऊपर या नीचे जाता है तो उसके ऊपर जो एक्सेलरेशन लगती है, क्या उसको हम g बोलते हैं? A = g। चैप्टर नंबर 10 ग्रेविटेशन हमने सीखा था ना कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के रेफरेंस में ऊपर या नीचे होता है तो उस समय जो एक्सेलरेशन लगती है वो उसको हम क्या लेते हैं? g। और इसकी वैल्यू भी हमको पता है, अप्रोक्सीमेटली 9.8 लेते थे, याद आया? तो क्या मैं a के बदले g रख सकता हूं? यस, mg और ये h। तो बच्चा लोग ये हो गई फॉर्मूला mgh। अब क्या ये पोटेंशियल एनर्जी है? यस। तो बच्चा लोग इस समय जो एनर्जी आपने यूज की, जो एनर्जी आपने लगाई, वो एनर्जी इसमें चली जाएगी। हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एनर्जी लगाते हैं तो एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो मैं जितनी एनर्जी लगा रहा हूं उतनी एनर्जी इसके पास चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। मेरी एनर्जी कम होती जाएगी, इसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इसकी कौन सी एनर्जी इंक्रीज होगी? सीधी सी बात है, पोटेंशियल एनर्जी। इसके पास यहां पे आ गया, यहां पे आके खड़ा हो गया, अब इसके पास वेलोसिटी नहीं है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो बचा क्या? पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए हम बोलेंगे हियर वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट will increase its potential energy। वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देगा, यानी कि जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। एंड बच्चा लोग इसको डिनोट करते हैं कैपिटल U से। पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट किससे किया जाएगा? कैपिटल U से। तो इसकी जगह पे U रख देंगे, तो U = mgh। यह आ गई पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला। इसको आपको याद रखना है और इसका डेरिवेशन बहुत छोटा सा है। काइनेटिक का थोड़ा बड़ा था लेकिन इसका बहुत ही छोटा है। अच्छा, अब एक चीज और, सपोज करो बच्चा लोग अगर यही ऑब्जेक्ट को मैं कुछ अलग तरीके से उठा के जाता तो, यानी कि सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट इधर पड़ा है और इसको मैं पहले यूं लेके गया, फिर यूं लेके गया, फिर यूं लेके गया और वापस यहां से यहां लेके आ गया। ठीक है, ये ग्राउंड ही है, वही ऑब्जेक्ट है, सेम ऑब्जेक्ट है। अब हो क्या रहा है, पहले क्या हुआ था बच्चा लोग कि पहले मैं इसको डायरेक्टली ऐसे उठा के आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, उठाया, साइड में ले गया, फिर ऊपर लिया, फिर लाया, फिर गया, ऐसे घुमा के लाया। लेकिन जो हाइट है वो अभी भी h की h ही है। हाइट कितनी है? अभी भी h की h। यानी पहले जितनी हाइट ऊपर लेके गया अभी भी उतनी हाइट ऊपर लेके गया, थोड़ा अलग रास्ते से। तो क्या इस समय पोटेंशियल एनर्जी में कोई बदलाव आएगा? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी यही रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी कभी भी डिपेंड नहीं करती है कि आप किस रास्ते से लेके जा रहे हो, आप ऊपर कैसे लेके जा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किससे पड़ता है कि आप कितना ऊपर जा रहे हो। जब एरोप्लेन उड़ता है तो एरोप्लेन को यह फर्क नहीं पड़ता कि मैं यूं जाऊं कि यूं जाऊं कि यूं जाऊं, उसे क्या फर्क पड़ता है कि अर्थ से कितना ऊपर जाना है। तो इंजन से कितना काम करना पड़ेगा। एरोप्लेन में कौन काम करता है? ये काम कौन करता है? इंजन। तो मुझे इंजन से कितना काम कराना है? जितनी हाइट में ऊपर जाने वाला हूं। अब मैं यूं जाऊं कि यूं जाऊं, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्लियर हुआ? ये है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। बच्चा लोग अब मैं आपको कुछ जो बताने जा रहा हूं वो आपके बुक में नहीं है, बट आपके नॉलेज के लिए बहुत जरूरी है। देखो, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी किसी की ढूंढना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस समय मैं यहां बैठा हूं, मेरे पास एक एनर्जी है, उस एनर्जी को हमने नाम दे दिया पोटेंशियल एनर्जी। क्या आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरे पास कितनी एनर्जी है? तरीका ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। आप इस समय अपने घर में कहीं किसी रूम में बैठे हो,
यानी कि आपके पास एक एनर्जी तो है ना, बैठे हो तो एनर्जी, अगर एनर्जी नहीं होती तो गिर जाते अभी, अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप तुरंत गिर जाओगे, बट आपके पास एनर्जी है इसलिए आप बैठे हो। अच्छा, आपकी कितनी एनर्जी है, क्या मैं उसको माप सकता हूं, मेजर कर सकता हूं? नहीं। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी नहीं ढूंढते हैं, हम क्या पता लगाते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जो मेन थिंग है ना, वो मेन थिंग ये है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो एक्चुअली हम करते क्या है, देखो इस समय की कोई ना कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी U1, इस समय की कोई ना कोई एनर्जी होगी U2। इस समय एनर्जी कितनी है, mgh हमने फाइंड किया, वो कैसे फाइंड किया बताता हूं, रुको, ये हम चेंज इन डिस्टेंस है। अच्छा बच्चों, एक्चुअली अब अगर मुझे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है तो क्या मैं ऐसा बोलूंगा, U2 माइनस U1, U2 माइनस U1। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, चेंज इन एनर्जी, चेंज। ओके तो देखो चेंज इन पोटेंशियल मतलब U2 माइनस U1। अब एक्चुअली इस समय क्या करते हैं, जो ग्राउंड वाली जो पोटेंशियल है ना उसको जीरो एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि इस समय की पोटेंशियल एनर्जी को मैं जीरो एज्यूम करूंगा। पता है मैंने अभी 10 मिनट पहले ये कहा था ना कि मैं यहां खड़ा हूं, मैं एनर्जी लगा नहीं पा रहा हूं, तो ऑलमोस्ट जीरो। एक्चुअली जीरो होती नहीं है, बट हम जीरो मान लेते हैं, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी निकालना पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन चेंज निकालना है। अब चेंज निकालने के लिए मुझे किसी एक को तो जीरो करना पड़ेगा, तो हम क्या कर लेते हैं कि ये जो U1 है उसको जीरो एज्यूम कर रहे हैं। बच्चा एज्यूम मतलब मान लेना, कि चलो मान लेते हैं कि इस समय जीरो है। क्यों जीरो मानते हैं, इसको जीरो क्यों नहीं मानते, बिकॉज अगर मैं इस चीज को किसी के ऊपर फेंकूंगा तो उसको चोट ज्यादा लगेगी, बट अगर मैं यूं फेंकूंगा या यूं मारूंगा, सपोज करो कोई आके मुझसे टकरा रहा है तो उसको इतना चोट नहीं लगेगी, लेकिन अगर मैं चल के आ रहा हूं और उस समय कोई मुझसे टकरा रहा है तो उसको या मुझको चोट ज्यादा लगेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम सीधी सी बात है, अगर चोट ज्यादा लग रही तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी, इसीलिए हम इसको जीरो नहीं मानते, इसको जीरो लेके चलेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, mgh। समझ आया, क्लियर हुआ? ओके, तो बस पोटेंशियल एनर्जी के बारे में फिलहाल तो इतना ही था। चलिए अब देख लेते हैं हम कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लो, फिर आगे बढ़े। क्या अपडेट आ गया वेबसाइट पे, क्या तो माइनर चेंजेस ही आए। माय लाइव स्ट्रीमिंग लिस्ट को क्या है अपना, क्या चीज, माय लाइव स्ट्रीमिंग लिस्ट, माय लाइफ, माय लाइव अपनी, तो वही तो है जो पहले था वो तो नहीं, वो लाइव स्ट्रीमिंग लिस्ट प्लस एक और ऐड किया है। अच्छा उससे देखना पड़ेगा। और यूनिकॉर्न ऐप ऊपर नहीं हो रहा है, नहीं हमारा तो चल रहा है। अरे आपके पास नंबर है ये शुभम या जगत किसी का अपने एप्लीकेशन वालों का? नहीं मेरे को रात को मैसेज आया कि हमने अपडेट कर दिया, बट भी प्ले स्टोर पर शायद लाइव हुआ नहीं है वो, यानी कि शायद उन्होंने उनकी तरफ से कर दिया होगा, पर अभी गूगल पे लाइव हुआ नहीं है। तो एक बार गूगल पे लाइव हो, मैं चेक करूँगा, उसके बाद ही स्टूडेंट को बोलूँगा अपडेट करने के लिए। हाँ वही ना, तो एक बार मैं अपडेट करके पर एक चीज़ है, नहीं पर मुझे उसको देना है ना। नहीं अभी अपडेट मत करना। हाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जिसका अपडेट हुआ है, जिसका आया है, उसका स्टार्टिंग डिजाइन काफ़ी मस्त है। जोरदार है, मैंने देखा स्क्रीनशॉट देखा ना, तो खुशी ने जो न्यू स्टूडेंट है उसने भेजा। हाँ मैं सोच रहा हूँ ये थोड़ा बैठ के नहीं कर देते, अपन भी करवा देते ऐसा कुछ। बहुत मैं बात कर रहा हूँ, चलो आप गंदे अपडेट कॉमर्स क्लास है ना, ऐसा कुछ है। हाँ जल्दी 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 भागो 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 जल्दी, अच्छे डॉग है भागो। गुड मॉर्निंग सर। चलो चलो कंटिन्यू। हाँ ओके तो अब हम देख रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो बच्चा लोग, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है कि अगर आप वर्क डन नहीं कर रहे हैं
तो आपकी एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्या बोला मैंने? सही बोला। अगर आप वर्क डन नहीं कर रहे भाई, अगर आप पलंग पे लेटे हुए हो तो क्या पलंग पे लेटने से क्या आप थक जाओगे? नहीं। क्या आप में एनर्जी ज्यादा आ जाएगी? नहीं। मतलब आपकी जितनी एनर्जी पहले थी अभी भी उतनी की उतनी ही रहेगी। सपोज करो कि मैं आपको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, मैं लेके जा रहा हूं, आप अपने आप नहीं जा रहे हो, मैं आपको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं। उस समय आपकी एनर्जी में क्या होगा? कुछ इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट होगा? कुछ भी नहीं होगा, वो वैसे की वैसी रहेगी। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ओके, देखो सपोज करो कि अगर मैं इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा हूं, मतलब जब मैं इसको ऊपर उठा के लेके जाऊंगा, यहां पहुंचूंगा, तो इस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मैं बस यहां से यहां लेके आ गया, बस और कुछ नहीं किया। यहां पे वेलोसिटी थी, यहां पे थी, यहां पे थी। अब बच्चों लोग हमको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी धीमे धीमे कम होती जाएगी। क्यों? बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स के कारण वेलोसिटी कम होती जा रही है। वेलोसिटी कम होती जा रही है, इसका मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, बिकॉज उसकी फॉर्मूला क्या होती है? हाफ mv²। अब बच्चा अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो कम होती जाएगी। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? इसकी हाइट देखो, पहले h1 h2 ऐसे धीमे धीमे हाइट बढ़ती जा रही है। अब अगर हाइट बढ़ रही है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? क्यों? इसकी फॉर्मूला क्या होती है? mgh। तो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अब जरा ध्यान से सुनो कि एक एनर्जी कम हो रही है, दूसरी एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन इसका टोटल जो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को अगर मैं मिला दूं उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। याद आया? ये हमने पहले भी देखा था। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कैसी रहेगी? वो हमेशा कांस्टेंट। क्यों? बिकॉज यार एक एनर्जी कम होती जा रही है तो दूसरी बढ़ती जा रही है। यानी कि हम ऐसा बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी धीमे धीमे काइनेटिक एनर्जी में बदलती जा रही है। उल्टा काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जा रही है। क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी धीमे धीमे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होती जा रही है, चेंज होती जा रही है। इसलिए हम कहते हैं एनर्जी नेवर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड or be destroyed. It can be transformed from one form to another. देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एनर्जी कभी भी आप बना नहीं सकते या कभी भी मिटा नहीं सकते। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, जितनी भी तरह की एनर्जी है आप कभी बना नहीं सकते। देखो अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होता है ना, तो जहां पे पावर प्लांट लगे होते हैं ना, जहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जाती है, वहां पे काइनेटिक एनर्जी या हीट एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं। जब हमारा पंखा घूम रहा है तो पंखे के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है। क्यों? बिकॉज वो हाइट पे भी है, उसका वेलोसिटी भी है, इसका मतलब उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। अब वो मैकेनिकल एनर्जी क्या आपने बनाई? नहीं, आपने कन्वर्ट की। किसको कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जब आप अपने दो हाथ खींचते हैं तो गर्माहट पैदा होती है ना? तो हीट एनर्जी, क्या आपने हीट एनर्जी बनाई? अरे नहीं, आपने मैकेनिकल एनर्जी, हाथ को आगे पीछे घुमाना मतलब एनर्जी तो लगानी पड़ेगी ना, तो आपने मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला। यानी कि किसी भी एनर्जी को बना नहीं सकते, किसी भी एनर्जी को आप तोड़ नहीं सकते, बस किसी एक को दूसरे में बदल सकते हो। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
ठीक है। अगर कभी एग्जाम में आवे ना 2 मार्क्स में आता है जनरली है राइट द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये 2 स्टेटमेंट होने चाहिए, दोनों कंपलसरी होने चाहिए, एक भी होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्लियर हुआ यहां तक की कहानी? ओके, अब हम आज का आखिरी टॉपिक देख लेते हैं और ये आपके चैप्टर का भी आखिरी टॉपिक होगा। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है पावर। यार मुझ में बहुत पावर है, मुझ में बहुत पावर है, तुझ में बहुत पावर है ना, पावर की बातें करते हैं। अरे पावर होता क्या है? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो कि मैं आपको बोल रहा हूं कि बेटा एक टेबल है, आपके घर का टी टेबल है, छोटा सा टेबल है, उसको उठा के बाहर रख के आ रहे हैं। वही काम मैं एक छोटे बच्चे को देता हूं, 4 साल या 5 साल के बच्चे को, क्या वो कर पाएगा? हाँ कर पाएगा भाई, क्यों नहीं कर पाएगा? अगर स्टूल है, सपोज करो ये चेयर है, तो बच्चा चेयर तो बाहर रख ही सकता है ना, चेयर कहाँ भारी होती है, बच्चा रख देगा। यानी कि आप भी जिस चीज को बाहर रख रहे हो उसी चीज को बच्चा भी बाहर रख रहा है। फर्क कहां पे आएगा? क्या आपका और बच्चे का लेवल सेम है? कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या फर्क आएगा बता सकते हो आप लोग मुझे? टाइम। अरे भाई आप उस चीज को, छोटी सी चीज को जल्दी बाहर रख देंगे, उठाया तुरंत गए बाहर रख दिया, लेकिन बच्चे को समय ज्यादा लगेगा, वो हिलता डुलता संभालता गिरता पिटता धीमे 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 जाएगा, रखेगा, है ना, मेहनत करके जाएगा। यानी कि जो काम आपने इतने समय में किया वही काम बच्चे ने इतने समय में किया। तो हम बोलते हैं कि बेटा तुझमें भी ताकत कम है ना। हम क्या बोलते हैं कि बच्चे में ताकत कम है, मुझ में बड़ा हूं, मुझ में ताकत ज्यादा है। ताकत मतलब क्या? पावर। और ताकत कैसे पता चलती है? देखो आप हो और आपके जैसे दूसरा बच्चा है, लेकिन क्या आप दोनों को किसी टेबल को बाहर रखने में सेम टाइम लगेगा? जरूरी नहीं है, अलग अलग भी लग सकता है। अगर कोई बच्चा कमजोर हो, आपकी उम्र का है लेकिन वो कमजोर है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके पास पावर कम होगी। तो पावर को डिफाइन कैसे किया जाता है? वर्क डन इन यूनिट टाइम। इसका मतलब बच्चा लोग किसी भी काम को करने में कितना समय लग रहा है वो बताएगा पावर। तो पावर की फॉर्मूला होती है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। क्या फॉर्मूला होती है? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। जितना समय ज्यादा लगेगा उतना पावर कम होगा, एंड जितना समय कम लगेगा उतनी पावर ज्यादा होगी। यानी कि यहां से पावर क्या हो गया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टाइम हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? इसीलिए इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने में लगने वाला समय। रेट ऑफ डूइंग वर्क का रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब कि आप कोई वर्क डन कर रहे हो तो वो कितने समय में कर रहे हो। रेट ऑफ डूइंग वर्क, देखो यहाँ पे काम करना मतलब जब पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाना है काम, ऐसा नहीं, साइंस वाला वर्क डन जिसमें फोर्स होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, एनर्जी की बातें कर रहे हैं। तो आप कितने समय में कितनी एनर्जी लगा पा रहे हो उसको बोलते हैं पावर। अब चलो पावर की यूनिट क्या होगी? पावर की यूनिट, पावर की देखो वर्क डन की यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क डन क्या होता है? एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट जूल, और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो पावर की यूनिट हो जाएगी जूल पर सेकंड। क्या बोलेंगे इसको? जूल पर सेकंड। अब इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। क्या चीज? वॉट। एसआई यूनिट वॉट। ये वॉट कहां से आया? तो बच्चा एक साइंटिस्ट था जिसने पावर के बारे में दुनिया को बताया, तो उसका नाम इसके यूनिट में डाल दिया वॉट। समझ आ रहा है? पावर का यूनिट वॉट। अच्छा, एग्जाम में अगर आपको आवे स्टैंडर्ड यूनिट तो ये सिंपल यूनिट आवे, स्टैंडर्ड की बात नहीं की है, एसआई नाम नहीं लिखा है, सिंपल यूनिट, तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। समझ आ रहा है? अच्छा, अब अगर मान लो कि मैं बोलूं 1 किलो वॉट,
तो 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वॉट, यानी इसका मतलब होगा 1000 जूल पर सेकंड, 1000 जूल पर सेकंड। अच्छा बच्चा लोग, जनरली आपके घरों में इलेक्ट्रिकल पावर आता है, आपने सुना होगा अपना इलेक्ट्रिकल बिल है ना, जो आपके इलेक्ट्रिक का बिल आता है ना, उस बिल पे देखना उसमें ऐसा लिखा होता है 1 किलोवाट आवर या 2 किलोवाट आवर, यानी आपके घर में जो पावर आ रहा है इलेक्ट्रिकल पावर वो कितना है, वो इस तरीके से दिया जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो, इसको हम कहते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। कॉमर्शियल का मतलब घर वाला, रेसिडेंशियल जो घरों में आता है, उसको हम कैसे लिखते हैं 1 किलोवाट आवर। इसका मतलब क्या है वो समझे जा रहे हैं हम लोग। 1 किलो के बदले क्या मैं 1000 लिख सकता हूं, 1000 वॉट आवर। आवर का मतलब क्या होता है, आवर का मतलब, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करो। देखो पावर किस में दिया जाता है, जूल पर सेकंड में, है क्या नहीं? तो मैं क्या कर रहा हूं, पर सेकंड यानी कि सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो 1 आवर इज इक्वल टू 366 सेकंड होता है, यस और नो, क्लियर? अच्छा आगे बढ़ने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, ये जो जूल पर सेकंड है ना, उसी का मतलब होता है वॉट। वॉट का मतलब जूल पर सेकंड, वॉट का मतलब जूल पर सेकंड। अब इसका मतलब क्या होता है कि आपके घर में जो एनर्जी यूज हो रही है वो 1 घंटे में 1 किलोवाट है। 1 घंटे में 1 किलोवाट मतलब कि 1 घंटे में 1000 जूल पर सेकंड। 1 घंटे में कितनी पावर यूज हो रही है, 1000 जूल पर सेकंड। इसलिए हमने क्या किया, इसको 1000 में कर दिया, और हम सेकंड की बात कर रहे हैं तो हम सेकंड में, हम एक्चुअली यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा 1000, क्या वॉट के बदले में जूल पर सेकंड लिख सकता हूं। मैंने बोला था ना कि जूल पर सेकंड और वॉट सेम होता है, सो यहाँ पे जो वॉट था मैंने क्या कर दिया, उसके बदले जूल पर सेकंड कर दिया, इनटू 3600 सेकंड। तो सेकंड कट गया, क्या बचा ये 1 2 3 4 5 जीरो है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूं 10⁵। कितने जीरो है, 5 जीरो है, तो मैंने क्या कर दिया 10⁵। यहां पे क्या बचा 36 1 जार 36, और ये बचा जूल। ये पावर नहीं है, एनर्जी होता है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया 36 इंटू 10⁵ जूल। अब इसको हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखते हैं। स्टैंडर्ड 8 में आपने सीखा था साइंटिफिक नोटेशन, याद है, साइंटिफिक फॉर्म, तो उसमें कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। देखो आप पॉइंट को यहां पे लेके आए तो इधर 1 प्लस करना पड़ेगा, ये पॉइंट था ही नहीं, पॉइंट तो था ही नहीं, इधर पे पड़ा था, यहां से यहां लेके आ गए। सो जब पॉइंट को एक लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो यहाँ पे +1, सो ये क्या हो गया 3.6 इंटू 10⁶ जूल। सो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। यानी अगर हमारे घर में इतना पावर आ रहा है तो हम इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने क्या किया, पावर से एनर्जी निकाली, हमारे घर की पावर और हमारे घर की एनर्जी। समझ आया बच्चा लोग? सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब नेक्स्ट टाइम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे, एंड दैट्स इट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।